हेलो मित्रों, कल हमने इससे पहली वाली क्लास में संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी, जिसमें हमने संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि का कारण क्या होता है, संधि का कार्य क्या होता है, संधि की कसौटियां क्या होती हैं, संधि और समास का अंतर क्या होता है, संधि और संयोग का अंतर क्या होता है, इस तरह की सामान्य सी बातों पर चर्चा की थी। साथ में हमने ये भी देखा था कि जिन शब्दों में दो संधियां हो जाती हैं उनमें संधि का नामकरण किस तरह से किया जाता है। अब मैं उसी क्लास को अपनी को आगे बढ़ा रहा हूं। संधि के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे संधि के भेद, स्वर संधि तक हमें पहुंचना है, स्वर संधि के उपभेदों तक हमें पहुंचना है और फिर धीरे धीरे क्रमशः उनका अध्ययन करना है। तो मित्रों, अब हम पढ़ते हैं संधि के भेद। हम जानते हैं जो संधियां हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। संधि के भेद, संधियां तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि और नंबर तीन विसर्ग संधि। ये बातें बिल्कुल आम हैं और सभी इन बातों को जानते हैं। स्वर संधि के बारे में भी हम जानते हैं। स्वर संधि कहाँ होती है? स्वर संधि वहां होती है जहां शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो और दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि भी स्वर हो, यानी स्वर के साथ में स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहाँ होती है? व्यंजन संधि होती है जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो और दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि व्यंजन हो। एक तो ऐसी स्थिति में हो जाती है। दूसरी, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो और दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि स्वर हो तो व्यंजन संधि हो जाती है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो और दूसरे शब्द की प्रारंभिक ध्वनि भी व्यंजन हो तो वहां पर भी व्यंजन संधि हो जाती है। विसर्ग संधि कहां होती है हमारी? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि स्वर हो तो वहां विसर्ग संधि हो जाती है। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि व्यंजन हो तो वहां पर भी विसर्ग संधि हो जाती है। अब हम स्वर संधि की बात करते हैं। संधि के भेदों में सबसे पहले आता है हमारा स्वर संधि। नंबर एक स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हमने देखा स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहा जाता है, यानी प्रथम शब्द जो है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या होगी? स्वर ध्वनि होगी। और जो द्वितीय शब्द है हमारा, द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि भी स्वर ध्वनि होगी। द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि क्या होगी? स्वर ही होगी। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि भाई स्वर के साथ में और स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे शब्द दिया गया है, मान के चलिए आपके लिए स प्लस अभिप्राय। प्रथम शब्द के रूप में यहां उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, शब्दांश है। अब ये जो स है इसकी अंतिम ध्वनि है छोटा और अभिप्राय जो है इसकी प्रारंभिक ध्वनि है आ। तो सीधी सी बात है, यहां पर स्वर के साथ में स्वर का मेल हुआ है। जब स्वर के साथ में स्वर का मेल हो रहा है तो स प्लस अभिप्राय से बनने वाला जो शब्द होगा साभिप्राय, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ये शब्द किसका उदाहरण हो जाएगा? स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। जहां स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है वहां स्वर संधि होती है। जैसे दूसरा उदाहरण देखें हम। दूसरा उदाहरण है, मान के चलिए सदा प्लस एव।
सदा शब्द की जो अंतिम ध्वनि है वो बड़ा आ है, दा में बड़ा आ है, और एव की जो प्रारंभिक ध्वनि है वो ए है। दोनों ओर स्वर आ गए। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि के रूप में स्वर आ गया और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि के रूप में भी स्वर आ गया। तो जब दोनों ओर स्वर ध्वनियां हों और दोनों ओर ही स्वर ध्वनियों का मेल हो रहा हो और ध्वनि विकार हो रहा हो तो फिर वे उदाहरण स्वर संधि के कहे जाते हैं। सदा प्लस एव से बनने वाला शब्द होता है सदैव। पढ़ेंगे आगे किस तरह से बना है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि स्वर संधि की परिभाषा जो है स्वर के साथ स्वर का मेल वो किस तरह से है, स्वर के साथ स्वर का मेल किस तरह से होता है। मित्रों, स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। पांच उपभेद होते हैं जिनमें सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि और पांचवा है अयादी स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत यह सामान्य सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, आगे पढ़ेंगे हम दीर्घ स्वर संधि को इसके तुरंत बाद ही। दीर्घ स्वर संधि, इसमें आ, ई, उ और दीर्घ री ये 4 स्वर वर्ण बनते हैं दीर्घ स्वर संधि में। गुण स्वर संधि में ए, ओ और अ ये ध्वनियां बनती हैं। यण स्वर संधि में य, व, र ये ध्वनियां बनती हैं। वृद्धि स्वर संधि में ऐ और औ ये ध्वनियां बनती हैं। अयादी स्वर संधि में अय, आय, अब और आ ये ध्वनियां बनती हैं। इस तरह से ये जो ध्वनियां हैं मैंने इनके सामने ही अंकित कर दी हैं ताकि शब्द को देख करके हमें थोड़ी सी पहचान होने लगे कि संधि युक्त पद में ये ध्वनियां बन रही हैं तो कौन सी संधि हो सकती है। आ, ई, उ और दीर्घ री, अगर इनमें से कोई स्वर वर्ण आ रहा हो किसी भी शब्द में तो हम समझें कि भाई दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो सकता है। ऐसे ए और अर की ध्वनियां बन रही हो तो हम समझें गुण स्वर संधि का उदाहरण हो सकता है। या व रा की ध्वनियां हो तो हम समझ सकते हैं यण स्वर संधि का उदाहरण हो सकता है। यद्यपि पहचान की और भी बातें होती हैं जिनको मैं साथ साथ में आपको बताते हुए चलूंगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह से विकल्पात्मक प्रश्नों में हम अपने उत्तर को सही कर सकते हैं उसी दृष्टिकोण से मैं आपका यहां मार्गदर्शन करूंगा। अब हम यहां एक बात और जानकारी में ले लेते हैं अपनी में कि भाई जो स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन सी तो ऐसी संधियां हैं जहां दोनों ओर के स्वरों में परिवर्तन होता है और कौन कौन सी ऐसी संधियां हैं जहां केवल प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ही परिवर्तन होता है। इसको हम यूं समझ सकते हैं दोनों स्वरों में परिवर्तन या दोनों स्वर ध्वनियों में परिवर्तन, दोनों स्वर ध्वनियों में परिवर्तन। स्वर संधि के अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी संधियां हैं जहां दोनों ओर आने वाली स्वर ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसी संधियां हमारी कौन कौन सी हैं। एक तो दीर्घ संधि है जहां दोनों ओर की स्वर ध्वनियों में परिवर्तन होता है। और कौन सी हो सकती है, दूसरी हो सकती है गुण संधि और तीसरी है वृद्धि संधि। ये ऐसी संधियां हैं जिनमें दोनों ओर की स्वर ध्वनियों में परिवर्तन होता है।
मैं संकेत रूप में आपको यह समझाऊं, क्योंकि आप सब जानते हैं पहले से ही, दीर्घ संधि है, जैसे मान के चलिए इसका नियम यही है कि भाई आ या आ के बाद में यदि आ या आ जाए तो दोनों के स्थान पर ही क्या होता है साहब, बड़ा आ होता है। इस तरह से दोनों ओर की स्वर ध्वनियों में परिवर्तन हो रहा है दीर्घ संधि में। चाहे ई या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो बड़ी, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ होता है, इस तरह से। ऐसे ही गुण संधि की बात हम यहाँ करते हैं। गुण संधि में क्या होता है साहब, गुण संधि में देखिए पहला नियम है जैसे इसका कि भाई आ या बड़े आ के बाद में ई या बड़ी ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर ही क्या हो जाता है, ए हो जाता है, यानी दोनों ओर की स्वर ध्वनियों में परिवर्तन। ये जो संकेत सूत्र है आपको ये बता रहा है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि के रूप में आ या बड़ा आ हो और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि के रूप में ई या बड़ी ई हो, तो दोनों ओर की स्वर ध्वनियों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। और क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर ए। ऐसे ही बात हम वृद्धि संधि की कर लेते हैं साहब। वृद्धि संधि में भी आप देख लीजिए कि भाई आ या बड़े आ के बाद में यदि ए या आई आ जाए तो संधि जब हम करते हैं तो दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है और क्या हो जाता है, आई हो जाता है। मतलब साफ है कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि दोनों ही ध्वनियों में परिवर्तन होता है। और इस तरह की जो हमारी संधियां वो तीन हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। तो ये बात तो इसकी हो गई, दोनों स्वर ध्वनियों में परिवर्तन होने वाली जो संधियां हैं हमारी वो तीन हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि। दूसरी बात हम यहां करते हैं कि केवल प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में परिवर्तन। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में परिवर्तन। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में परिवर्तन कौन कौन सी संधियों में होता है, ये हमारी दो संधियां हैं। जैसे पहली संधि है इसमें यण स्वर संधि, यहां प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में परिवर्तन होता है। सरल सा उदाहरण है, तो सरल से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे प्रति प्लस एक, प्रति की अंतिम ध्वनि क्या है साहब, ता में कौन सा स्वर मिल रहा है, छोटी ई, और एक की प्रारंभिक ध्वनि क्या है, ए। हम यण स्वर संधि में नियम पढ़ते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। इसका नियम ये है, जैसे मान के चलिए इस उदाहरण को या इस बात को समझने के लिए बता रहा हूं या नियम कि भाई ई या बड़ी ई के बाद में यदि कोई भी असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर का मतलब होता है कि ई या ई के बाद में ई या ई नहीं आनी चाहिए, कोई और स्वर ध्वनि आ जाए। तो जब हम संधि करेंगे तो ई या बड़ी ई के जो स्थान पर हम क्या कर देते हैं, या कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि ई या ई तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि है और जो इधर असमान स्वर आ रहा है ये असमान स्वर द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि है। तो यहां परिवर्तन केवल प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में है, द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि में कोई भी परिवर्तन नहीं है। और ई के स्थान पर क्या हो जाता है, या। अब मैं यहां पर ई के स्थान पर कर दूंगा या, ये प्रत उतर करके यहां आ जाएगा और एक उतर करके यहां आ जाएगा। जब हम इनको मिलाकर के लिखेंगे तो ता इस या में मिलेगा और या में ये ए न स्वर वर्ण मिल जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्येक। तो प्रति प्लस एक से प्रत्येक बना यहां। इसका मतलब यण स्वर संधि एक ऐसी स्वर संधि है जिसमें केवल प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ही परिवर्तन होता है, द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक तो हमारी यण स्वर संधि हो गई। दूसरी बात और कौन सी संधि है हमारी, दूसरी संधि है इसमें अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि में भी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में परिवर्तन होता है। देखो वो कैसे होता है, वो इस तरह से होता है। अयादी स्वर संधि ये कहती है कि भाई ए के बाद में यदि कोई भी स्वर ध्वनि आ जाए, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए है और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि के रूप में कोई भी स्वर ध्वनि है, तो जब हम संधि करते हैं तो इस ए के स्थान पर हो जाता अय। इसका मतलब केवल प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में ही परिवर्तन है,
द्वितीय शब्द की स्वर ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं है। और आप अच्छी तरह से जानते भी हैं इस तरह के शब्द बनते हैं अयादी संधि में, जैसे ने प्लस अन। ने की अंतिम ध्वनि है ए, ना में ए स्वर वर्ण मिल रहा है, और अन की प्रारंभिक ध्वनि है आ, ए के बाद में स्वर आ रहा है। जब हम संधि करेंगे तो ये ए की ध्वनि है, ये बदल जाएगी किसमें, अय में। ना उतर के यहां आ जाता है, अन उतर करके यहां आ जाता है। जब हम इनको मिलाकर के लिखते हैं तो ना में छोटा मिल जाता है तो ना का हलन हट जाता है, या में छोटा मिल जाएगा तो या का हलन हट जाएगा, और ना दिया हुआ है और शब्द बन जाता है हमारा नयन। यहां मेरा उद्देश्य नियमों को समझाना नहीं है, यहां मेरा उद्देश्य ये बताना है कि कौन कौन सी संधियां हमारी ऐसी हैं जिनमें दोनों ओर की स्वर ध्वनियां परिवर्तित होती हैं या दोनों ओर की स्वर ध्वनियों में परिवर्तन होता है, और कौन कौन सी संधियां हमारी ऐसी हैं जिनमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ही परिवर्तित होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ स्वर संधि के उपभेदों में सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की, क्योंकि स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं उनमें दीर्घ स्वर संधि भी एक उपभेद है। तो यहाँ सबसे पहले हम डाल लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को समझने से पहले हम केवल स्वर ध्वनियों के विषय में और चर्चा कर लेते हैं एक बार। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर ध्वनियां 2 प्रकार की होती हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से जो स्वर ध्वनियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। एक है इसमें ह्रस्व स्वर, जिसको हम मूल स्वर भी कहते हैं, यानी मूल स्वर ध्वनि, और दूसरा है संधि स्वर ध्वनि। मूल स्वर ध्वनि और संधि स्वर ध्वनि, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर ध्वनि वे स्वर ध्वनियां हैं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर वर्ण के योग से नहीं हुई है, और मूल स्वर ध्वनियों की जो संख्या है वो 4 है। और कौन कौन सी है वो, आ, ई, उ और री। ये चारों स्वर वर्ण मूल स्वर वर्ण कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर ध्वनि के योग से नहीं हुई है। ऐसा माना जाता है कि इन स्वर ध्वनियों को बालक अपनी मां के गर्भ से जन्म लेते ही अपने साथ में उपहार के रूप में लेकर के आता है। सबसे पहले इन्हीं ध्वनियों का वह उच्चारण करता है, वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इस तरह की ध्वनियों को निकालता रहता है। तो ये मूल स्वर ध्वनियां हैं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वर ध्वनि के योग से नहीं हुई है। संधि स्वर ध्वनियां वे स्वर ध्वनियां होती हैं जिनकी उत्पत्ति अन्य स्वर वर्णों के योग से हुई है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी ध्वनियां आ जाती हैं? इसके अंतर्गत आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये स्वर ध्वनियां संधि स्वर ध्वनियां कही जाती हैं। आ है, ये बना है आ प्लस आ के योग से। ई है, ये बना है ई प्लस ई के योग से। उ है, ये बना है उ प्लस उ के योग से। ए है, ये बना है आ प्लस ई के योग से। आई है, ये बना है आ प्लस ए के योग से। ओ है, ये बना है आ प्लस ओ के योग से। औ है, ये बना है आ प्लस ओ के योग से। इसका मतलब ये जो स्वर ध्वनियां मैंने इधर लिखी हैं संधि स्वरों के अंतर्गत, ये ऐसी स्वर ध्वनियां हैं जो 2 स्वर ध्वनियों के योग से बनी हैं, इसलिए ये सभी स्वर ध्वनियां संधि स्वर ध्वनियां भी कही जाती हैं। इस संधि स्वर ध्वनियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। संधि स्वर ध्वनियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, और किस तरह से किया जाता है देखिए। जो संधि स्वर हैं अपने, ये संधि स्वर, इनको पुनः 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। और किस तरह से किया जाता है इनको किया जाता है एक तो दीर्घ संधि स्वर में,
और एक संयुक्त संधि स्वर में। दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर वे स्वर वर्ण हैं जो दो समान स्वर ध्वनियों के योग से बने हैं। देखिए, आ दो समान स्वर ध्वनियों के योग से बना है, ई दो समान स्वर ध्वनियों के योग से बना है, उ दो समान स्वर ध्वनियों के योग से बना है। तो जो दो समान स्वर ध्वनियों के योग से बने हुए स्वर होते हैं वो संधि स्वर वर्ण कहलाते हैं, दीर्घ संधि स्वर वर्ण। इसका मतलब दीर्घ संधि स्वर वर्णों के अंतर्गत आ, ई और उ। और संयुक्त संधि स्वर वर्ण कौन से होते हैं? संयुक्त संधि स्वर वर्ण वे स्वर वर्ण होते हैं जो दो असमान स्वर ध्वनियों के योग से बने होते हैं। जैसे ए है, ये दो असमान स्वर ध्वनियों के योग से बना है, आ और ई दोनों समान नहीं है, असमान है। ऐसे ही आई, आ और ए दो असमान स्वर ध्वनियों के योग से, ओ आ और उ दो असमान स्वर ध्वनियों के योग से, ऐसे ही औ आ और ओ दो असमान स्वर ध्वनियों के योग से बने हैं। तो जो दो असमान स्वर ध्वनियों के योग से बने हुए स्वर वर्ण होते हैं वे संयुक्त संधि स्वर वर्ण कहलाते हैं। इसका मतलब ए, आई, ओ और औ ये संयुक्त संधि स्वर वर्ण है। आ, ई, उ ये दीर्घ संधि स्वर वर्ण है। चूंकि संधियां संस्कृत का विषय है तो संस्कृत में दीर्घ री का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जानते हैं ह्रस्व री में एक बार हाशिया लगाते हैं नीचे, और यदि इसका हमें दीर्घ रूप लिखना होता है तो हम दो बार लगा देते हैं इस तरह से। ये दीर्घ री हो गई और ये ह्रस्व री है। तो अगर हम चाहें तो जो दीर्घ री है वो भी दीर्घ संधि स्वर वर्णों के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि दीर्घ री ये भी इस तरह से बना हुआ स्वर वर्ण है। री के बाद में जब री आ जाता है तो फिर दोनों के स्थान पर दीर्घ संधि में दीर्घ री होता है। दो बार हाशिया लगा देते हैं दीर्घ री में, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि री और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि री, तो दोनों के स्थान पर हो जाता है दीर्घ री। दीर्घ री को भी हम यहाँ पर दीर्घ संधि स्वर वर्णों के अंतर्गत ले लेते हैं, क्योंकि दीर्घ री का प्रयोग, ह्रस्व री का प्रयोग संस्कृत के अंतर्गत किया जाता है। और हिंदी वर्णमाला में जहां स्वरों की संख्या 11 होती है, संस्कृत वर्णमाला में वहीं पर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है, क्योंकि री का भी दीर्घ रूप प्रचलित है वहां पर। जैसे हिंदी में अपने स्वर हैं आ, ई, उ, इसके बाद में है री, फिर ए, आई, ओ और औ। ये जो है 11 स्वर वर्ण हिंदी के अंतर्गत हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या हो जाती है 13 है, यानी इसमें री का एक दीर्घ रूप भी बढ़ जाता है। यहाँ संस्कृत में दीर्घ री भी बढ़ जाती है यहाँ पर, और दीर्घ री के साथ में फिर ली की जो स्वर ध्वनि है, ये ली की स्वर ध्वनि भी संस्कृत में बढ़ जाती है। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है और हिंदी में स्वरों की संख्या मानी गई है 11 है। तो इस तरह से स्वरों की उत्पत्ति के विषय में मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो चाहे गुण स्वर संधि हो, सब में ये सामान्य सी बातें हमारे काम आने वाली हैं कि भाई संधि स्वर वर्ण कौन से हैं। संधि स्वर वर्णों में भी दीर्घ संधि स्वर वर्ण कौन से हैं, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा उ है, बड़ी री को भी हम यहाँ दीर्घ संधि स्वर वर्णों के अंतर्गत ले लेते हैं। संयुक्त संधि स्वर में ए, आई, ओ और औ ये आते हैं। ए कैसे बना है, आई कैसे बना है, ओ कैसे बना है और औ कैसे बना है, ये बातें सब हमारे काम में आएंगी। अब हमें ये देखना है कि दीर्घ जो स्वर संधि है उसके नियम कौन कौन से, संधि करने के नियम। पहले हम संधि करने के नियम देखेंगे, उसके बाद में फिर हम मूल बातों को देखेंगे कि संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, विच्छेद हमें किस तरह से करना चाहिए। देखिए संधि की बातें हम देखते हैं यहाँ, संधि के नियम क्या है या संकेत सूत्र इसके क्या बनेंगे। संकेत सूत्रों की बात करें तो देखिए आप, संकेत सूत्र के रूप में पहला बनता है इसमें कि भाई आ या बड़े आ के बाद में आ या बड़ा आ जाए।
तो संधि करने पर इन दोनों के ही स्थान पर क्या हो जाता है, बड़ा। दूसरा नियम ये बनता है इसका कि भाई ई या बड़ी ई के बाद में ई या बड़ी ई आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर हो जाता है बड़ी ई। तीसरा नियम है ऊ या बड़े ऊ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर हो जाता है बड़ा ऊ। और चौथा संकेत सूत्र है इसका कि री या दीर्घ री के बाद में री या दीर्घ री आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर हो जाता है दीर्घ री। मैंने इससे पहले बताया था आपको कि दीर्घ स्वर संधि में आ ई उ ये बनते हैं और साथ में री भी बनता है। ये जो स्वर ध्वनियां हैं ये दीर्घ स्वर संधि में बनती हैं और संधि करने पर बनती हैं। सीधी सी बात है कि संधि युक्त जो पद है हमारा उस संधि युक्त पद में आ ई उ और री इनमें से कोई ना कोई सी स्वर ध्वनि जरूर होगी। इसके विषय में भी बताऊंगा आपको। पहले हमें संकेत सूत्रों के आधार पर एक एक दो दो उदाहरण समझते हैं कि भाई आया आ के बाद में आया आ के आने पर बड़ा आ कैसे होता है। तो पहला हमारा जो संकेत सूत्र है वो यही है कि आ या आ के बाद में आ या आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर बड़ा आ। जैसे शब्द दिया गया है, मान के चलिए आपके लिए फल प्लस आकीर्ण और इसका आपको संधि युक्त पद बनाना है। आकीर्ण का मतलब घिरा हुआ भरा हुआ, ये आकीर्ण के अर्थ हैं। फल की अंतिम ध्वनि है छोटा आ और आकीर्ण की प्रारंभिक ध्वनि है बड़ा आ। हमने दोनों ओर की ध्वनियों को निकाल लिया, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि को निकाल लिया और द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि को निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि आ के बाद में यदि आ जाए, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। अब ये जो ध्वनियां जो है उतर करके यहां पर आ जाएंगी और ये ध्वनियां उतर करके यहां पर आ जाएंगी। अब इनको हम मिला करके देखेंगे तो ला में बड़ा आ मिल जाएगा तो ला का हलंत हट जाएगा और जैसी भी ध्वनियां लिखी हुई हैं उनको हमने जो की त्यों लिख दिया और शब्द बन गया फलाकी है। मित्रों, संधि वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके माध्यम से हमारी वर्तनीगत अशुद्धियां भी दूर होती हैं। हमें पता लगता है कौन सा शब्द कैसे बना है, शब्दों के साथ हमारी जान पहचान बढ़ती है, समझ बढ़ती है। तो ये बातें हम लोगों को यहाँ इसी दृष्टिकोण से पढ़नी भी हैं। अब ये बात पकड़ में आ गई होगी कि आकीर्ण होता है शब्द, अकीर्ण नहीं होता। चाहे जनाकीर्ण हो चाहे कंटकाकीर्ण हो, सब में आपको दूसरा पद आकीर्ण ही निकालना है, अकीर्ण कहीं पर नहीं निकालना है। ऐसे धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ती हुई चली जाती है। अकीर्ण नहीं होता शब्द, शब्द होता है आकीर्ण। चाहे फलाकीर्ण का संधि विच्छेद कर रहे हो आप, चाहे जनाकीर्ण का कर रहे हो, चाहे कंटकाकीर्ण का कर रहे हो, कंटकाकीर्ण का हो जाएगा कंटक प्लस आकीर्ण, तो आकीर्ण होता है शब्द। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा इसका संकेत सूत्र हमारा ये था, आगे हम बहुत सारे उदाहरण करने वाले हैं। दूसरा हमारा उदाहरण था, दूसरा संकेत सूत्र था हमारा कि भाई ई या बड़ी के बाद में ई या बड़ी आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी, दोनों के स्थान पर बड़ी हो जाएगा। जैसे मान के चलिए शब्द दिया गया आपके लिए मुनि प्लस इंद्र। देखिए आप, मुनि की अंतिम ध्वनि क्या है, छोटी, और इंद्र की प्रारंभिक ध्वनि क्या है, छोटी। ई के बाद में ई आ गया, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई, द्वितीय शब्द की प्रारंभिक ध्वनि ई। जब ई के बाद में ई आ जाए, संधि करने पर दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे आप, बड़ी, या कर दिया आपने बड़ी। मुन उतर करके यहां पर आ जाएगा और ये ध्वनियां उतर के यहां आ गई, मिलाकर के लिखेंगे आप इन्हें। ना में बड़ी ई मिल जाएगी तो ना का हलंत हट जाएगा और शब्द बन जाएगा मुनीन्द्र। मुनि प्लस इंद्र से मुनीन्द्र बन जाएगा।
तीसरा संकेत सूत्र है हमारा इसमें, तीसरा संकेत सूत्र यह है कि उ या बड़े उ के बाद में उ या बड़ा उ आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर बड़ा उ हो जाता है। इस संकेत सूत्र को समझते हैं, देखो एक उदाहरण से। जैसे शब्द दिया गया है, मान के चलिए आपके लिए सरयू प्लस ऊर्मी। ऊर्मी माने लहर या तरंग होता है। सरयू की अंतिम ध्वनि क्या है, या में कौन सा स्वर मिल रहा है, बड़ा उ, वो अलग से लिख लिया हमने। ऊर्मी की प्रारंभिक ध्वनि भी बड़ा उ है, इसको भी हमने अलग से लिख लिया। उ के बाद में उ आ गया, दीर्घ उ है दोनों ओर। संधि करेंगे तो दोनों के स्थान पर बड़ा उ ही हो जाएगा। इन ध्वनियों को यहां पर उतार लेंगे हम नीचे, और इन ध्वनियों को हम यहां उतार लेंगे, जैसी भी लिख रही है वैसी। अब मिला करके लिखेंगे हम इन्हें, या में बड़ा उ मिल जाएगा तो या का हलन घट जाएगा और शब्द बन जाएगा सरयूर्मी। सरयू प्लस ऊर्मी बराबर सरयूर्मी। चौथा हमारा संकेत सूत्र है इसमें कि भाई री या दीर्घ री के बाद में री या दीर्घ री आ जाए तो संधि करने पर दोनों के स्थान पर हो जाएगा दीर्घ री, दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाएगा। इस संकेत सूत्र को समझते हैं हम एक उदाहरण से। जैसे शब्द दिया गया है दात्री प्लस ऋजुता। ऋजुता का मतलब सरलता, उदारता। ऋजु से बना हुआ शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। दात्री, दात्री जो शब्द है हमारा ये, इसका मतलब होता है दाता। देखिए पहले इस शब्द को हम देख लें, फिर उसके बाद में मैं इस तरह के शब्दों पर और चर्चा करूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और अपनी समझ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दात्री जो शब्द है इसकी अंतिम ध्वनि है री, और ऋजुता की प्रारंभिक ध्वनि भी री है। री के बाद में री आ गया, दोनों ओर ह्रस्व री है। संधि करेंगे हम तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा साहब, दीर्घ री। दो बार हाशिया लगेगा नीचे, ये ध्वनियां उतर के यहां आ जाएंगी और ये ध्वनियां उतर के यहां आ जाएंगी। अब इनको जब हम मिला के लिखेंगे तो ता में दीर्घ री मिलेगा और ता का हलन घटेगा। ता में दीर्घ री कैसे मिलाएंगे, यो नहीं लगेगा, ये तो ह्रस्व री है, यानी एक बार और लगेगा नीचे यो, जिसको इस तरह से लिख देते हैं। देखो एक बार लगा दिया, दूसरी बार लग गया। दीर्घ री का प्रतीक चिन्ह है दात्रिजता, इसको पढ़ेंगे दात्रिजता। अब मैं अभी कह रहा था कि इस तरह से जो दात्री शब्द है उस शब्द पर हम थोड़ी चर्चा करें। ये चार हमारे संकेत सूत्र हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, कोई कठिन नहीं है। मैंने कोई विशेष बात आपको नहीं बताई, केवल आपको मैंने याद दिलाया है, स्मरण कराया है, क्योंकि आगे भी हम पढ़ने वाले हैं इसको। दीर्घ स्वर संधि अभी हमारी समाप्त थोड़ी हुई है, मैंने दो तीन ही तो उदाहरण बताए संकेत सूत्रों के माध्यम से। आगे हमें यो भी देखना है इसमें कि संधि विच्छेद कैसे करना है। संधि करना आसान है, विच्छेद करना कठिन है। विच्छेद करना बताऊंगा मैं आपको, पहले इस शब्द के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, दात्री शब्द के बारे में। तो कोई भी शब्द आ जाता है प्रासंगिकता के संदर्भ में हम देखें तो कुछ ना कुछ तो मायने रखता है वो शब्द, दात्री शब्द। इसके माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे हैं जो ऋकारांत हैं। ऋकारांत का मतलब होता है जिनके अंत में री आता है। ऋकारांत, जिनके अंत में री स्वर ध्वनि आती है वो शब्द ऋकारांत स्वर कहलाते हैं। जैसे दात्री, इसके अंत में री स्वर वर्ण है तो ये ऋकारांत है। ऐसे मातृ, ऋकारांत है, मातृ पढ़ेंगे, इसे मात्र नहीं पढ़ेंगे। ऐसे पितृ, ऋकारांत है। ऐसे ही सवित्री, ऋकारांत है। ऐसे ही भ्रातृ, ऋकारांत है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में री स्वर ध्वनि आती है। मित्रों, संस्कृत में ये ऋकारांत स्वर हैं, हिंदी में ये ऋकारांत स्वर ही आकारांत स्वर के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं।
यानी री के स्थान पर आ का प्रयोग होने लगा है हिंदी में और हो रहा है। तो समझ की बात यह है कि दात्री कोई विशेष शब्द नहीं है, हिंदी में ये दाता के रूप में प्रचलित है, मातृ शब्द माता के रूप में प्रचलित है, पितृ शब्द पिता के रूप में प्रचलित है, सवित्री शब्द सविता के रूप में प्रचलित है। सविता का मतलब होता है सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है। भ्रातृ शब्द भ्राता के रूप में प्रचलित है। यानी जो ऋकारांत शब्द हैं वो हिंदी में हो गए आकारांत, आ का प्रयोग। तो ये एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको यहां दी ताकि किसी भी शब्द को देख करके आप भ्रमित ना हो कि पता नहीं इस शब्द का अर्थ क्या है। ऐसे ही हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दात्री का अर्थ कोई विशेष नहीं है, दात्री का अर्थ क्या है, दाता है। ऋकारांत शब्द हिंदी में क्या हो गए, आकारांत हो गए। मित्रों, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए बस मैं इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं संधि विच्छेद करना बताऊंगा कि दीर्घ संधि के अंतर्गत विच्छेद किस तरह से किया जाता है। धन्यवाद।